कल की क्लास में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। अब हम आगे की क्लास को यहाँ पे देखते हैं। अब बात करेंगे स्वरों के वर्गीकरण की। नहीं, मैंने आपको शायद उच्चारण यहाँ तक का मैंने आपको स्वतंत्र रूप से होता है ये आपको मैंने पढ़ा दिया था। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं स्वर। तो जो स्वर होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं, यानी कि जिनको हम फ्रीडमली बोल सकते हैं, जो किसी और पर आश्रित नहीं होते। जैसे आ से लेकर और हमारे औ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी ये स्वर लिखे हुए हैं ये सभी स्वतंत्र है। तो हम बात करते हैं स्वतंत्र जो रूप से बोले जाते हैं स्वर, उनकी संख्या 11 होती है। जैसे ए, आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, आई, ए, ओ और औ। यहाँ तक ये जो 11 के 11 स्वर हैं, इनको क्या बोलते हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण, यानी कि स्वर। ये तो हो गए हमारे लेखन के आधार पर 11। लेकिन अगर उच्चारण के आधार पर बोले तो उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं, यानी कि जो ये री का ऋषि होता है ना, ये उच्चारण के आधार पर क्या होता है? ये उच्चारण के आधार पर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 रह जाती है। इसे सिर्फ लेखन के आधार पर माना जाता है, इसलिए स्वरों की संख्या में लेखन के आधार पर ऋषि को गिना जाता है, लेकिन उच्चारण के आधार पर इसको नहीं गिना जाता। आगे बात करते हैं। अगर एग्ज़ाम में आता है कि री वर्ण किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो रा प्लस ई, तो इससे बनता है हमारा री का ऋषि, यानी कि रावण और ई वर्ण को जब हम मिलाते हैं तो हमारा री का ऋषि बन जाता है। आगे बात करते हैं। री की जो मात्रात्मक चिन्ह है, यानी कि जो ये री का ऋषि है ना, ये वाला, इसके जो चिन्ह होता है वो ये वाला होता है, जो यहाँ पे बना हुआ है ना छोटा सा, जो जैसे कृपा में ये रै लगा हुआ है, पृष्ठ में रै लगा हुआ है, मृत में रै लगा हुआ है। जितने भी नीचे शब्द के नीचे जो रा लगता है ना, टा जैसे दिखने वाला, इसी को हम री का क्या बोलते हैं? इसी को हम री का चिन्ह बोल देते हैं या री की मात्रा बोल देते हैं। तो री की मात्रात्मक चिन्ह जैसे कृपा, पृष्ठ, मृत इत्यादि व्यंजनों के संयोग में होता है, यानी कि इनके नीचे लगा हुआ जो होता है उसे री की मात्रा कहते हैं। आगे बात करते हैं। यह वर्णमाला में बड़े ऊ और ए के बीच के ए के मध्य का स्वर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा री का ऋषि है ना, ये ऊ और आई के मध्य यानी कि बीच में आता है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ऊ है और यहाँ पे ये ए है, और इनके बीच में ये री का ऋषि आया हुआ है, यानी कि इन दोनों के मध्य आता है री का ऋषि। और यही बात उसने आगे लाइन में कही हुई है कि ये ऊ और औ के मध्य आता है। आगे बात करते हैं। हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम औ के पश्चात आता है, यानी कि अगर हिंदी डिक्शनरी की बात करें तो ये जो री का ऋषि होता है ना, ये ऊ के बाद आता है। तो आप देख लो, ए के बाद आ, बड़ी बड़ी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर उसके बाद आता है ऋषि। यानी कि अगर हम क्रम के अनुसार भी देखें तो इसका जो स्थान है री का ऋषि का, वो बड़े ऊ के उनके बाद आता है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। इसके बाद इसका प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम शब्द क्या होते हैं ये आपको मैं आने वाले क्लासेस में ज़रूर बताऊंगी। तत्सम शब्दों में री का जो है प्रयोग ज़्यादातर होता है। आगे बात करते हैं। अगर कहीं भी हिंदी में का के नीचे बिंदी, खा के नीचे, गा के नीचे, जा के नीचे, फा के नीचे, ये अगर किसी इन अल्फ़ाबेट के नीचे, इन वर्णों के नीचे बिंदी सी लगी हुई है ना, तो इनको बोलते हैं हम नुक्तायुक्त ध्वनियाँ। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा कोई वर्ण आपको लिखा दिखता है, उसके नीचे बिंदी लगी होती है, तो इनको बोला जाएगा नुक्तायुक्त ध्वनियाँ। और जो ये नुक्तायुक्त ध्वनियाँ हैं, ये दी थी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। आगे बात करते हैं। छः किससे मिलके बनता है? तो का प्लस सा, यानी कि का के नीचे हलंत प्लस शा, यानी कि इन दोनों को मिलाकर हमारा अक्षर तरिया बनता है, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, अक्षर का मतलब अक्षर यानी कि अल्फ़ाबेट, यानी कि जब दो अक्षर आपस में जुड़ते हैं तो उनको संयुक्त अक्षर बोला जाता है। जैसे हमारा छा। तो जो का के नीचे हलंत है, हलंत लगा हुआ है, हलंत लगने का मतलब है स्वर रहित, यानी कि रहित का मतलब क्या होता है? जिसके पास किसकी कमी हो? स्वर की। यानी कि का के नीचे अगर हलंत है तो यहाँ पे स्वर नहीं लगा हुआ है, लेकिन पेट पटासा के नीचे यहाँ पर सा नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? स्वर सहित है, यानी कि यहाँ पे आ जुड़ा हुआ है, लेकिन का के पास आ नहीं जुड़ा हुआ है।